हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं 1857 के क्रांति के टॉपिक को। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग के निर्णय लिया, जिसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया, जिसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। सरकार ने जिस नए राइफल को नियुक्त किया उसका नाम था नवीन एनफील्ड राइफल, जो कि पुराने ब्राउन बेस के स्थान पर इसको प्रयोग में लाए जाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था, जिसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। यहाँ तक क्लियर है। नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। नई राइफल जो थी उसमें कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, जिससे सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि यह उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। जो नई एनफील्ड राइफल थी उसके कारतूस को मुंह से काटना होता था, जिससे सैनिकों में यह विश्वास फैल गया था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, जो कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है। और यही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण भी बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जो कि मंगल पांडे थे अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। अपने अधिकारी पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट को भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। एंग्लो इंडियन इतिहासकार, एंग्लो इंडियन मतलब जो जिनके पूर्वज पहले के यूरोपीय रह चुके हैं, अभी इस समय वो इंडिया के तत्काल में उस समय इंडिया के वो नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, लेकिन उनके पूर्वज पहले के यूरोपीय रह चुके थे। इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने
यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुई थी, आग लगा दी, जिसने दावानल का रूप कर लिया। जिस आग को लगाया गया था वो भयंकर रूप धर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक मतलब जो कि जिनके उनके पिता पहले के शासक रह चुके थे, उनके उत्तराधिकारी ने खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई मतलब अगुवाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। यहाँ तक क्लियर है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में 30 मई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी में 30 मई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजीश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली।
अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपवेल में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पूरा अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। अजीमुल्ला खान ने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से, नाना साहब को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या तोपे 1814 से 1856 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तात्या तोपे, जो कि 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे, उन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। उनको एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़ा दिया जब ये पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर से बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वह 80 वर्ष के थे। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर से बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जो कि वर्तमान भोजपुर जिले में है, संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वह 80 वर्ष के थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं।
इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम रखा गया था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1796 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। सिंधिया जो थे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरह से उनकी सहायता किए थे। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपने लपेटे में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा अनेक दूसरे सरदारों ने और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों द्वारा सरदार ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो कि इस महासमर में के असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो कि इस महासमर के असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक
एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैर से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता की संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाबे बगावते हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह को इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक
आई लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या, जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिए गए। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। तो ये थे 1857 की क्रांति से इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत शरारती करती हैं आप, बहुत शरारत करती हैं।